नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं द जीएस क्लास में। तो आज हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट है करंट अफेयर्स का ईपीएफओ स्पेसिफिक, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे। तो इसको आप पूरा देखिएगा, देख के जाइएगा, आपको डिफरेंस पता चलेगा कि आखिर आप करंट अफेयर्स अभी तक कौन से प्रिपेयर कर रहे थे और यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है अविनाश श्रीवास्तव, आप हैं द जीएस क्लास यूट्यूब चैनल पर, जैसा कि आप जानते हैं। ये कुछ मेरे बारे में, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं हमको, और पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसको मैं दो पार्ट में आपको करने वाला हूँ। इसको कैसे हम लोग इसको फॉर्मेट क्या रहने वाला है पढ़ने का। पहले मैं आपको हेडलाइंस बताऊंगा, सारी जितने भी न्यूज़ अभी तो मैं आज कवर करने वाला हूँ सबकी हेडलाइंस बताऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग डिटेल में जाएंगे। तो इससे रहेगा ना कि जब मैं दोबारा डिटेल में बताऊंगा आपको, तो आपके माइंड में एक इमेज रहेगी कि हाँ ठीक है, मैंने सुन रखा है। जब कोई चीज़ हम लोग सुन रखे होते हैं पहले से, तो उसके बारे में अच्छे समझ पाते हैं। तो पहले मैं आपको एक बार इसको बस ऐसी ओवरऑल ऊपर से व्यू दे दूंगा, और फिर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहला है माइग्रेंट वर्कर सेल। ठीक है, सूरत में कुछ गुजरात गवर्नमेंट ने ये माइग्रेंट वर्कर सेल जो है बना रखे हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। फिर नेक्स्ट जो पढ़ने वाले, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी में जो है एक मैंडेटरी जो है सरल जीवन बीमा है, इसको मैंडेटरी कर दिया है आइडा ने। ठीक है, इंटरनेट वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में। तो इन्होंने जो है इसको मैंडेटरी कर दिया है रखने के लिए, एलआईसी सब कुछ को रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे। फिर बात करेंगे पीएम जय सेहत के बारे में, जो कि अब जीएन के भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ के जो सिटीजन्स उनके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा, वो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उसके बारे में जानेंगे फिर हम लोग। फिर जो थर्ड पैकेज आया था आत्मनिर्भर भारत का, उसके लिए ईपीएफओ से रिलेटेड कुछ न्यूज़ थी, तो उसको हमने कवर किया। तो उसके बाद फिर इसको देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है पीएम वाणी। जैसा कि आपको बताया कि मैं आपको इसमें स्कीम्स भी कवर कराऊंगा, जितनी भी स्कीम्स होंगी वो सब कवर हो जाएंगी। लास्ट 12 मंथ्स के आपको कवर करने करंट अफेयर, तो उसमें मैं स्कीम भी कराऊंगा और ईपीएफओ से स्पेसिफिक जो करंट अफेयर्स है वो भी कराऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है इसमें कवर करनी, इसीलिए उसी को देखते हुए इसमें जो है मैंने स्कीम्स भी वाली इंक्लूड कर ली है। जैसे पीएम वानी स्कीम हो गई, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे। उसका बिजनेस विद मंथली टर्नओवर ऑफ ओवर ₹50 लाख टू पे एटलीस्ट 1% जीएसटी लाइबिलिटी इन कैश, इसके बारे में जानेंगे। फिर नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार प्रज्ञा करके जो है स्टार्ट किया है एक इनिशिएटिव, इसके बारे में जानते हैं आगे। फिर यहाँ पे एक रिपोर्ट निकल के आती है ओईसीडी कंट्रीज़ में कि सबसे ज़्यादा माइग्रेंट, जो एजुकेटेड माइग्रेंट जाते हैं वो कहाँ से जाते हैं। फिर ये कोविड-19 की वजह से जो लेबर फोर्स जो थी, जो लो वेज लेबर फोर्स थी, और जो वीमेंस थी, ठीक है, जो वीमेन थी, तो इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट किया है कोविड-19। तो उससे उसके क्या रिपरकशन हुए उसके बारे में आगे देखेंगे। अभी आप लोग नोटिस करोगे कि सारे के सारे ईपीएफओ से रिलेटेड टॉपिक्स हैं ना, जो कि कहीं बिल्कुल बिल्कुल रिलेवेंट है। कोई भी जो है देख के जान सकता है कि ये क्वेश्चन आने के पूरी संभावना है इन क्वेश्चंस को आने की। ठीक है, फिर आगे इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, इसके बारे में बताइएगा कि कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट करने को बोल रहा हूँ, मतलब करना है आपको कमेंट। ठीक है, पॉज करिए, कमेंट करिए, और ये किस आर्टिकल में जो है दे रखा है, इसके बारे में जरा बताइएगा। फिर ये पीडब्ल्यूसी इंडिया, ये अपस्किल करेगा 300 मिलियन इंडियन यूथ्स को। ठीक है, यूनिसेफ एंड युवा के साथ मिलके। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। फिर ये कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं कि इस तरह के क्वेश्चन, ये एक बस आइडिया के लिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया इस वाले पार्ट में, कि आपको किस तरह से देखना है कि ज़्यादा जोग्राफिकल काइंड ऑफ चीज़ें जो करंट में उस तरह की से, क्योंकि जोग्राफी है नहीं पार्ट उसका। तो जो कुछ ऐसा जोग्राफी ऐसा इशू हो ना, कि कोई वोल्केनो फट गया, उसके बारे में आपने उसकी फिजियोग्राफी पढ़ना शुरू कर दी, तो वो सब जो करंट अफेयर्स हैं उनको नहीं इंक्लूड करना है अपने प्रिपरेशन में। ठीक है, अगर आप ईपीएफओ के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो उसका एक थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए थोड़े मिसलिनियस टॉपिक मैंने आगे इंक्लूड कर लिए, तो उनको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब जाते हैं अपने पहले टॉपिक पे, क्या था, माइग्रेंट वर्कर सेल। तो देखिए, माइग्रेंट वर्कर सेल आप ये कह सकते हैं कि एक डेटाबेस है एक तरह का। ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया, सूरत में जो है इसको फर्स्ट टाइम इनॉग्रेट किया गया है। किसने इनॉग्रेट किया है? यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इसको इनॉग्रेट किया। इसका इसका एम क्या है, हम लोग इसको क्यों डेवलप कर रहे हैं? इसके लिए यह है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स होंगे जो वहाँ जाएंगे ना, उनके बारे में ये क्या करेंगे, नेम एड्रेस और नेटिव प्लेस सब देख के कि वो कहाँ से आए, क्या काम करते हैं, उनका नाम एड्रेस, इसका पूरा डेटाबेस बना के रख लेंगे कि मान लीजिए आगे फिर चल के कोई ऐसी अगर दिक्कत आती है जिससे इनको इम्पैक्ट हो जाए इनके ऊपर, तो उससे इनको कोई भी बेनिफिट जो गवर्नमेंट देना चाहती है, तो वो इस माइग्रेंट वर्कर सेल का जो डेटाबेस है इसको यूज़ करके कोई भी बेनिफिट जो है दे सकती है। तो सिंपल सिंपल सी जो यही बात है, और इससे ज़्यादा कुछ जानने लायक है नहीं। बाकी पीडीएफ आप ले सकते हैं टेलीग्राम से। तो जो डिटेल में इससे और ज़्यादा जिसका मन हो पढ़ने का, उत्सुकता हो रही हो, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो ये एलआईसी ने क्या किया, एक आनंद नाम का एक वो ऐप जो है इसको डेवलप किया है। तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट है कुछ, तो उसको अब ये ऐसे क्या कहते हैं आपको प्रोवाइड कर सकते हैं कि पेपरलेस, बिल्कुल है ना, बिना किसी पेपर वर्क के एक एजेंट जाएगा आपके घर, और आपको बिल्कुल पेपरलेस सारा प्रोसेस होगा, और आपको इस ऐप के थ्रू जो है जो भी आपको पॉलिसी लेनी, जो कुछ भी लेना है, तो वो इसके थ्रू आपको मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद जो IRDAI है उसने क्या किया है, एक गाइडलाइंस जो है बताई है कि एक स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जो सरल जीवन बीमा आपने सुना होगा, जिसको रखना है अब हर एक जहाँ पे भी कोई भी अगर इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको दे रही है, तो उसको ये प्रोडक्ट भी रखना पड़ेगा।
तो उसके बारे में इसमें बताते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, और बहुत सिंपल सी चीज़ है इसमें, ऐसा बहुत ज़्यादा जैसे बाकी में आगे चल के आपको बताते हैं। अच्छा देखिए, पहला टर्म जो है उसमें क्या लिखा हुआ है, इट विल बी ए नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल प्योर रिस्क प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्लान प्रोवाइडिंग फॉर पेमेंट ऑफ द सम एश्योर्ड इन लमसम टू द नॉमिनी इन केस ऑफ ब्ला 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 जो भी लिखा है, ठीक है। देखिए, अब नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल प्योर रिस्क प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। तो इसका मतलब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या है, नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग। देखिए, नॉन लिंक्ड अभी तीनों जैसे ही आपको मैं एक बताऊंगा ना, आप तीनों के मतलब समझ जाएंगे। नॉन लिंक्ड से मतलब है कि स्टॉक मार्केट से कहीं पर भी लिंक नहीं करता। तो जब स्टॉक मार्केट से लिंक नहीं करेगा तो आपको मतलब जाहिर सी बात है फिर प्रॉफिट और या फिर डिविडेंड या तो बोनस इस तरह की चीज़ें जो है आपको नहीं मिलेंगी, है ना। तो उसी से मतलब है कि नॉन नॉन लिंक्ड मीन्स उससे आपको कुछ क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट से जो है कोई भी लिंक इसका नहीं है। नॉन पार्टिसिपेटिंग मीन्स कोई बोनस नहीं मिलना, आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलना है। प्योर रिस्क प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस मीन्स आपको इसमें प्रॉफिट या गेन वेन नहीं होना है, ना लॉस होगा ना ये मतलब कुछ गेन नहीं होने वाला इससे, है ना। जैसे डिविडेंड नहीं मिलेगा, डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट ही तो होता है। तो इस तरह का आपको गेन नहीं मिलने वाला, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट में, या तो मतलब वो पैसा डूबेगा और या तो नहीं डूबेगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। बाकी डिटेल में जरूरत नहीं जाने की, ये तो मैंने बता दिया आपको कि आखिर इसका मतलब क्या है। आप टर्म लिखें तो जान लीजिए, हो सकता है एक उसमें दे दे कि भाई ये इसका मतलब क्या होता है, नॉन लिंक्ड या नॉन पार्टिसिपेटिंग कोई चीज़ है तो क्या है उसका मतलब। तो इसके बारे में आपको इसलिए एक जनरल नॉलेज बता दिया, आ सकता है एग्जाम में, तो इसलिए ठीक है। एलिजिबिलिटी में क्या होगा इसमें देख लेते हैं। प्लान विल बी फॉर दोज 18 टू 65 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, ठीक है। तो एज ग्रुप याद रखिएगा कि 18 से 65 साल अगर एज है तो उसमें उनके लिए जो है वो एलिजिबल होंगे इसके लिए। पॉलिसी टर्म 5 से 40 साल पॉलिसी टर्म हो सकता है इसका। मैक्सिमम मेच्योरिटी एज जो है वो 17 ईयर्स रखी गई है इसमें। सम एश्योर्ड विल बी मिनिमम ऑफ 5 लाख एंड मैक्सिमम ऑफ 25 लाख, ठीक है। तो मिनिमम सम जो आप अश्योर कर सकते हैं वो है 5 लाख, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो 25 लाख आप इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। उसके बाद क्या है कि आपको मान लीजिए 25 लाख से ऊपर बहुत पैसा है भाई आपके पास है, आप सोचे 25 लाख से ऊपर और इंश्योर का वो पसंद आ गई स्कीम, ठीक है। तो आप थोड़ी बहुत टर्म्स कंडीशन उसके साथ जो है आप और भी जो है इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई ऐसे खास रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आगे थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन है, बताते हैं आगे, ठीक है। हाँ, बाकी तो आपने इंडिविजुअल विदाउट रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। रेजिडेंस, ट्रैवल या ऑक्यूपेशन, ऐसा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐसी कोई इसके लिए ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बस ये है कि कोई किसी ने अगर सुसाइड कर लिया तो सुसाइड के केस में आपको इसके बेनिफिट नहीं मिलने वाले हैं, है ना। सुसाइड साइड वाला केस जो है वो एक्सक्लूड कर लीजिए इसमें से, ठीक है। देयर विल बी नो मेच्योरिटी बेनिफिट, कोई मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं होने वाला है, जैसे होता नहीं कुछ एक्स्ट्रा पैसा वैसा उस टाइप का, तो वो नहीं मिलने वाला। नेदर विल देयर बी सरेंडर वैल्यू नॉर कैन एनी लोन बी टेकन अगेंस्ट द कोर्ट, कोई आप लोन नहीं ले सकते कि देखो ये हमने बीमा करा रखा है इसके ऊपर हमको लोन दे दो, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। पॉलिसी विल ऑल्सो ऑफर ऑप्शनल एक्सीडेंट बेनिफिट एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर, ठीक है। तो ये सब ये भी ऑप्शनल है, एक्सीडेंट बेनिफिट लेना है आपको तो ये सभी आपको मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, है ना। फिर दूसरी न्यूज़ जो हम लोगों ने डिस्कस करनी थी वो था पीएम जय सेहत। तो पीएम जय सेहत अब ये न्यूज़ में क्यों था, हालांकि थोड़ा पुराना है लेकिन अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि क्या हुआ है, ये इसको वहाँ तक जो है ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है ये जम्मू एंड कश्मीर तक भी इसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है कि वहाँ के लोग भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। वही आयुष्मान भारत जैसी चीज़ है, क्या होता था 5 लाख रुपए पर फैमिली का इंश्योरेंस होता था, है ना। आगे पढ़ के बताता हूँ मैं आपको, तो एक एक पॉइंट समझ में आएगा, है ना। द मेन एम ऑफ पीएम जैसे प्रोवाइड फ्री कॉस्ट इंश्योरेंस कवर टू ऑल सिटीजन ऑफ J&K। सिंपल चीज़ें बता चुका हूँ आपको, ठीक है। फाइनेंशियल कवर अप टू INR 5 लाख पर फैमिली पर ईयर ऑन अ फ्लोटर बेसिस। अब फ्लोटर बेसिस क्या होता है, इसीलिए मैं ये बोल बोल के बता रहा हूँ कि कुछ लोग को होता है फ्लोटर बेसिस टर्म, ये इसका क्या मतलब होता है, या नॉन लिंक्ड क्या हो गया, नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या हो गया, इंडिविजुअल प्योर रिस्क क्या हो गया। तो इन सब चीज़ों के लिए इंसान वीडियो देख लेता है ना। तो ये फ्लोटर बेसिस ये होता है कि मान लीजिए 5 लाख रुपए पर फैमिली जो है आपको कवर दिया जा रहा है। तो किसी एक इंसान बीमार हो गया तो वो अकेले भी 5 लाख रुपए जो है अकेले खर्च कर सकता है अपने ऊपर। ऐसा नहीं है, कोई एक कैप नहीं है कि पर मेंबर जो है वो इतने ही यूज़ करेगा, ठीक है। और प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह के हॉस्पिटल जो होंगे वहाँ पे ये स्कीम जो है काम करने वाली है, ठीक है। द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम विल बी पोर्टेबल, बाकी सब थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ये आप आगे देख सकते हैं, ठीक है, PDF से। ये यहाँ पे मैं 2 मिनट से दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ऐसा कुछ कुछ नया नहीं है, वही सेम चीज़ जो आयुष्मान भारत वाले था वही है, बस एक्सटेंड कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, है ना। फिर क्या है, ये कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था 22,810 करोड़ रुपए फॉर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत 3.0, ठीक है। तो इसमें क्या था, EPFO के लिए इन्होंने क्या किया था कि 12% का जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़ का जो वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ का जो जाता था EPFO में कंट्रीब्यूशन, तो उसको गवर्नमेंट ने कहा था कि ठीक है हम दे देंगे, है ना। मुझे सब आता, मैं दे दूंगा, है ना, मेरे पास बहुत पैसा है, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा था। तो उन्होंने कहा ठीक है दे दो। फिर उसके बाद लेकिन इसकी क्या कुछ चीज़ें थी जिसको ध्यान में, तब वो एलिजिबल कैसे होगा, है ना, उसको बता देते हैं। तो अगर वो किसी एंगेज हुआ है 1 अक्टूबर 2020 से या उसके बाद, ठीक है, और कब तक 30 जून 2021,
और कब तक के लिए रहेगा, ये 2 ईयर्स के लिए उनको ये सब्सिडी मिलने वाली है, ठीक है, 12% वाली 2 साल के लिए मिलने वाली है। और वो कब से स्टार्ट होगा, जैसे 1 अक्टूबर या उस दिन या उसके बाद से 13 जून 2021 तक, अगर वो कहीं एम्प्लॉयमेंट पाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उसकी किसी, है ना, तो उसमें जो होगा तब ये एप्लीकेबल होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑल्सो पे बोथ 12%, जैसा कि आपको बता ही दिया है। और ये क्या, एक तो है ये किसी भी उसमें इंस्टीट्यूट में, या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ठीक है, एक तो वहाँ पे। दूसरी बात ये थी कि जिनकी सैलरी 15,000 से कम होगी, वही उन्हीं के लिए जो है ये एप्लीकेबल होगा। और एक चीज़ और है, अगर कहीं पे 1000 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा है, तो उस जगह पे क्या होगा कि एम्प्लॉयर वाला जो पार्ट होगा वो एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा, बाकी जो है 12% वो गवर्नमेंट दे देगी। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें कि जो अकाउंट होगा वो आधार से कनेक्टेड होना चाहिए, सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी है, ठीक है। बाकी पीडीएफ से देख लीजिएगा, ऐसा कुछ और इससे कुछ ऐसा बताने लायक नहीं है इसमें, इस स्कीम में, ठीक है। बाकी पीएम मोदी लॉन्च मैसिव वाईफाई नेटवर्क्स कॉल्ड पीएम वानी। पीएम वानी में देखिए, बाकी आपको ऊपर बता दिया था, यही सिंपल चीज़ है कि पीएम वानी जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है, ये स्कीम है। और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, पार्टिसिपेंट्स के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। एक तो एक होगा पीडीओ, ठीक है, एक पार्टिसिपेंट होगा पीडीओ। इट विल एस्टैब्लिश एंड मेंटेन कॉपरेट वानी कंप्लाइंट वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स, ठीक है। वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स जो होगा वो बनाएगा जो वानी को कंप्लाइंट करे, जो उससे कंपैटिबल हो, कह सकते हैं, ठीक है। और ये होंगे, फिर एक होंगे पीडीओ है, ठीक है, पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, ठीक है। और एक होगा ऐप प्रोवाइडर। तो ये 3 लोग मिलकर जो है इस चीज़ को, ये पूरे पीएम वानी को चलाएंगे। तो ये एक, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन सकता है। फिर एक ये न्यूज़ टाइप की है, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं, कि बस भैया है कि बिजनेस विद मंथली टर्नओवर ऑफ ₹50 लाख, है ना, 50 लाख याद रखिएगा, 50 लाख से ऊपर जो है टर्नओवर, तो उनका क्या होगा, 1% जीएसटी लाइबिलिटी जो है वो उनको कैश में देनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च्ड सहकार प्रज्ञा टू ट्रेन फार्मर्स इन प्राइमरी कोऑपरेटिव इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो फार्मर्स को ट्रेन करने के लिए उन्होंने सहकार प्रज्ञा जो नाम का इनिशिएटिव स्टार्ट किया, ठीक है। किसकी हेल्प से, एनसीडीसी, है ना। एनसीडीसी क्या है, एनसीडीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1963 एक्ट के अंडर जो है, एनसीडीसी एक्ट 1963 उसके अंडर इसको बनाया गया था। और ये किसके अंदर अंडर काम करती है, यही क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर ही जो है ये काम करती है। और एक पार्टी और है साथ में, लिनैक करके, ठीक है। लिनैक करके क्या होगा, लक्ष्मण राव इनामदार नेशनल कोऑपरेटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट एकेडमी, ठीक है। इसके साथ मिलके जो है ये दोनों मिलके काम करने वाले हैं। और 18 रीजनल ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे अक्रॉस इंडिया, जो कि एक नोट करने लायक बात है। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरा रटवा दूँ। और बाकी पूरा फार्मर्स फोकस्ड पूरा प्लान है। रीज़न वही कि प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उनको जो है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंडर जो है गवर्नमेंट का समझ लीजिए, एक गवर्नमेंट की हेल्प हो सके एक तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, तो एक इसी तरफ एक एनसीडीसी का जो है वो एक इनिशिएटिव है। फिर ये न्यूज़ आती है बहुत काम की, मोस्ट नंबर ऑफ एजुकेटेड माइग्रेंट्स टू ओईसीडी कंट्रीज वर सेंट बाय इंडिया ड्यूरिंग 2018। ओईसीडी का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, पहली बार तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1961, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। 1961 में इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। और कितनी कंट्रीज इसकी मेंबर हैं लिखा तो नहीं है, 37 है वैसे, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ स्टैटिक पार्ट है, ये याद कर लीजिएगा। और इस डेटा में क्या दिया हुआ है, अभी डेटा अभी रिलीज़ हुआ है, तो ये ऐसा नहीं कि 2018 की न्यूज़ में उठा के लाया हूँ, डेटा अभी रिलीज़ हुआ है। तो उसमें जो बातें सामने निकल के आई, तो वो बातें ये हैं कि सबसे ज़्यादा जो एजुकेटेड माइग्रेंट्स हैं वो इंडिया से गए, ठीक है। तो पहले नंबर पे इंडिया है, लगभग 65% जो है वो 100 में से अगर जाते तो 65 लोग वो इंडिया से जाते हैं, पता नहीं क्यों चले जाते हैं, ठीक है। फिर चाइना से फिर उसके बाद गए हैं कोरोना फैलाने। और बाकी जो है, बाकी फिर कंट्रीज हैं उसके बाद, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी पीडीएफ आप ले सकते हैं टेलीग्राम से, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसको। फिर इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है, लेबर फोर्स ऑफ लो वेज वर्कर्स एंड वेमेन आर मोस्ट इम्पैक्टेड ड्यू टू वेज गैप्स क्रिएटेड बाय कोविड-19। तो कह रहा है कि जो लेबर फोर्स जो विद लो वेजेस जो थी और जो वेमेन थी वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी इस कोविड-19 की वजह से। और ये रिपोर्ट किसकी है, ये रिपोर्ट है आईएलओ की। और रिपोर्ट कौन सी, ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2021, ठीक है। और इसमें क्या था कि इंडिया में जो है जो फॉर्मल वर्कर्स हैं उनकी जो क्या कहते हैं, उनकी जो वेज है वो 3.6% से कम हो गई है। और जो इनफॉर्मल सेक्टर में अगर जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी 22.6% से जो है वो कम हो गई है। और बाकी थोड़ा ग्रोथ दे रखा है कि जब पैंडेमिक नहीं था तो 1.6 एंड 2.2% था, क्या कहते हैं, ग्लोबल वेज ग्रोथ रेट, ठीक है। और एक एक चीज़ के बारे में कंसर्न दिखाया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें, कि इन्होंने ये भी बात मेंशन करी कि हर एक स्टेट में अलग अलग लेबर लॉज हैं, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग वेजेस को जो है इन्होंने डिसाइड कर रखा है हर स्टेट के अकॉर्डिंग। तो उससे जो है बहुत सारे वेज रेट्स में जो है काफ़ी इरेगुलरिटी जो है इनको देखने में मिली है। तो इसके बारे में इन्होंने इस रिपोर्ट में मेंशन किया है। और उसके बाद 15% जो वेज अर्नर्स हैं, जो कि 266 मिलियन पीपल होते हैं, वर अर्निंग लेस देन आवरली मिनिमम वेज इवन बिफोर द पैंडेमिक। तो पैंडेमिक से पहले भी जो है उनकी हालत जो है खासी ठीक नहीं थी। और मोस्ट अफेक्टेड जो सेक्टर्स हैं, तो उनमें से आप देख सकते हैं एक होलसेल हो गया, रिटेल ट्रेड हो गया, अकोमोडेशन हो गया, एंड
फूड सर्विसेज हो गया। तो ये आपसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बिल्कुल। अब आईएलओ की रिपोर्ट से क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कहाँ से बनेगा, और ये कोई पढ़ा नहीं रहा है ना, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। हालांकि पढ़ा रहे हैं लेकिन उतना डिटेल में नहीं बता रहे हैं। और जैसा कि आप लास्ट टाइम देखिए तो डेटा ही पूछ लेते हैं वो लोग, तो ये डेटा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो डेटा है इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन सेक्टर्स, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये सेक्टर्स थे वो होल से, इस तरह की चीज़ें याद रखिएगा। बाकी थोड़ी बहुत डिटेल्स और हैं इसके बारे में, वो आप पढ़ सकते हैं ऐसे भी। नॉर्मल चीज़ हो तो आपने पढ़ा होगा ना, मिनिमम वेज एक्ट, तो उससे रिलेटेड है, ठीक है। और बाकी कुछ स्टैटिक पार्ट है। गाय राइडर है जो इसके डीजी एंड डायरेक्टर जनरल, और हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, आप जानते होंगे। मेंबर कंट्रीज है 187। फिर 2 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी 2020 बाई यूएनजीए। यूएनजीए क्या, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब नीचे कुछ फॉर्म्स दे रखी कि आखिर फोर्स्ड लेबर की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, देखते हैं फिर क्या होती है ना। जैसे हो गया बॉन्डेड लेबर हो गया, चाइल्ड लेबर हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, द कंसर्न ऑफ द ट्रैफिक पर्सन फॉर एक्सप्लॉयटेशन इज, ठीक है ठीक है, ट्रैफिकिंग वही सिंपल ऊपर की चीज़, ठीक है। और ये कुछ कंडीशन भी दी है साथ में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होगी, सब स्लेवरी में आती हैं एक तरह से। तो मेन रीज़न बताने का ये था कि 2 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन 2020 बाई यूएनजीए मनाया गया ये। और इसमें आईएलओ ने क्या क्या कहा है तो उसके बारे में जो है नीचे जानते हैं हम लोग। तो आईएलओ ने ये पहली बात तो लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल होगी, अगर किसी ने साइन कर दिया एक बार तो फिर क्या है, उसको वो लीगली बाइंड हो जाएगा उस चीज़ को फॉलो करने के लिए, है ना। और ये प्रोटोकॉल कब, नवंबर 2016 में जो है ये प्रोटोकॉल जो है एक तरह से आई थी सामने। और आईएलओ जो है 50 फॉर फ्रीडम कैंपेन चलाई गई थी इसके लिए। आप याद रख सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये 50 फॉर फ्रीडम कैंपेन किससे रिलेटेड है, तो ये क्या है, स्लेवरी से एक तरह से रिलेटेड हो जाती है। एम्स टू परसुएड एटलीस्ट 50 कंट्रीज टू रेटिफाई द प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल को रेटिफाई करने के लिए लगभग 50 कंट्रीज का इनका टारगेट था, 47 अब तक कर चुके हैं। तो 3 लोग बचे हैं, 3 लोग कर लेंगे कभी ना कभी, है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो है, तो आईएलओ कंट्रीब्यूशन इससे रिलेटेड आ रहा था, तो मैंने कहा चलो इंक्लूड करते हैं। बोला था ना आईएलओ जहाँ जहाँ दिखेगा मैं वो सारा न्यूज़ दूंगा आपको यहाँ पे, वही है, ठीक है। ये भी देख लेते हैं। फिर बात आती है पीडब्ल्यूसी इंडिया टू अपस्किल 300 मिलियन इंडियन यूथ्स ओवर 10 ईयर्स विद यूनिसेफ एंड युवा, ठीक है। युवा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड ये है, नवंबर 2019 यूनिसेफ लॉन्च जनरेशन अनलिमिटेड युवा इन इंडिया इज एम्ड एट इम्पार्टिंग स्किल्स एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू 1.8 बिलियन यंग पीपल इन इंडिया इन द एज ब्रैकेट ऑफ 10 to 24 ईयर्स बाई 2030, ठीक है। तो मेन एम ये है कि उनको क्या करना है, उनको स्किल करना है, बस उनके अंदर स्किल डेवलप करनी है, और जिससे कि वो एम्प्लॉयमेंट पा पाए। और कितने लोगों का टारगेट इनका, लगभग 1.8 बिलियन यंग पीपल्स को। अब इसके क्या है, 3 पिलर्स हैं। इसके 3 पिलर्स के बारे में पूछ सकते हैं कि जो प्रोग्राम है इसके 3 पिलर क्या हैं। तो पहला पिलर जो होगा वो होगा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ एंड एम्प्लॉयबिलिटी, 21st सेंचुरी स्किलिंग एंड लर्निंग, एंड थर्ड विल बी यूथ एंगेजमेंट, ठीक है। तो ये 3 पिलर के बारे में पूछ सकता है आपसे। और थोड़ी पॉइंट्स टू रिमेंबर काइंड ऑफ थिंग्स हैं, तो उसको देख लीजिए अकॉर्डिंग टू आईएलओ। फिर आईएलओ आ गया ना, तो जहाँ भी आईएलओ दिख जाए वो न्यूज़ समझ लीजिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है एक हिसाब से, है ना। स्टार्टिंग एट 29 मिलियन स्किल डेफिसिट बाई 2030, तो कह रहे हैं 2030 तक जो है 29 मिलियन स्किल डेफिसिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो क्या रहेगा, 6.97 लगभग, जैसा कि रिपोर्ट में है, ठीक है, एज ऑफ अक्टूबर 2020। अर्बन एरियाज हैड अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.15%। और उसमें अगर रूरल एरियाज की बात करें तो 6.9% जो है उसमें क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिलता है यहाँ पे। बाकी थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आप पीडीएफ टेलीग्राम से ले सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी इसके अभी काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स आने वाले हैं, और पूरे लास्ट 12 मंथ्स के सारे जितना भी ईपीएफओ से रिलेटेड और जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है वो मैं यहाँ पे आपको कवर करा दूंगा। बाकी इंडस्ट्रियल रेशन जो है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, लेबर लॉज स्टार्ट हो चुके हैं, और बाकी जो है सोशल सिक्योरिटी भी जो है कराऊंगा इसके आगे। आप लोग सपोर्ट नहीं करते, क्या कराएं सपोर्ट करते रहिए, वीडियोज आती रहेंगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको, ठीक है। तो आज के लिए टेक केयर, गुड बाय।